जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। और आज की चर्चा का विषय है ग्रहों के नीच अवस्था में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर ग्रह जन्म कुंडली में किसी न किसी स्थिति में बैठता है। उच्च राशि में होगा, मित्र राशि में होगा, सम राशि में होगा, शत्रु, अति शत्रु या नीच राशि में, मूल त्रिकोण राशि है। ये उसकी अवस्थाएं हैं। तो जो सबसे अधिक खराब अवस्था होती है, जो बुरा परिणाम देने वाली होती है, सबसे अधिक वो होती है उसकी नीच अवस्था। तो हर ग्रह के लिए एक फिक्स राशि होती है जिसमें वो अपनी नीच राशि में यानी मैक्सिमम वीक गिना जाता है। तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर आता है, क्योंकि जब जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का होगा तो उसका प्रभाव पूरा जीवन हमें उस अवस्था में प्राप्त होगा जब उसकी दशा अंतर्दशा होगी या उस ग्रह की दशा अंतर्दशा भी होगी जिसमें वो नीच राशि में बैठा है। तो कैसे देखें या समझें किस तरीके से। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई ग्रह करता क्या है। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैं ज्योतिष बता रहा हूं तो ये मेरा काम हुआ, और मैं बहुत खराब हूं तो मैं बहुत खराब ज्योतिष बताऊंगा, बहुत अच्छा हूं तो बहुत अच्छी ज्योतिष बताऊंगा। तो निर्भर इस पर है कि मैं कैसा हूं। अगर आप ये देखना समझ जाएं तो ये बात आपको समझ में अपने आप आ जाएगी। जैसे सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य जब तुला राशि में होता है जो 7 नंबर की होती है, यानी आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य 7 नंबर की राशि में लिखा होगा तो वो अपनी नीच राशि में होगा। तो सूर्य करता क्या है पहले ये जानते हैं। तो सूर्य हमारी कुंडली में आत्मबल का, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारी हिम्मत का, मौके पर डिसीजन लेने का कारक है, कंट्रोलर है, पिता का कंट्रोलर है। पिता के सुख, पिता से मिलने वाले आशीर्वाद, पिता से तालमेल, पिता के साथ प्रेम, उनके साथ अपनापन, उनके साथ ट्यूनिंग, इसका कंट्रोलर है। अच्छे स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी कुछ हद तक सूर्य लेता है। आंखों की खराबियां मतलब आंखों को अच्छा मेंटेन करना, आंखों का सुख प्राप्त होना, आंखों की निरोगता, ये भी सुख देखता है। धन, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, राजस्व और समाज में प्रतिष्ठा, आसक्ति, प्रताप और शक्ति यानी बल, इन सब चीजों को सूर्य संभालते हैं। अब क्या होगा जब नीच में होगा तो सबसे पहले आपके आत्मबल का सत्यानाश हो जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए। एक कंडीशन होती है या 2 कंडीशंस हैं जो मैं चाहता हूं आप जान लें पहले, कि केवल सूर्य के 7 नंबर में लिखे होने से ही भयभीत ना हो जाएं। बहुत सी कंडीशंस होती हैं, कम से कम 6, जिनमें नीच भंग योग बन जाता है, तब ऐसा प्रभाव नहीं होता। इस विषय पर पहले ही एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा। दूसरा होता है कि अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच का है पर नवांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में चला जाए तो भी वो अब नीच राशि का प्रभाव नहीं देगा। तो ये 2 कंडीशन भी समझनी है। ठीक है, वापस अपने मूल विषय पर आते हैं। तो अगर सूर्य वीक होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस में जबरदस्त कमी आ जाएगी, किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं होगी, शुरू करने से पहले ही नेगेटिविटी आ जाएगी, ये काम करूंगा चलेगा कि नहीं, भीड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, किसी के सवालों का उत्तर देने की हिम्मत नहीं होती। यानी ऐसा आदमी आत्मबल की कमी का शिकार होता है, कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार हो जाता है। पिता से तालमेल नहीं होता, अपनी हर अवस्था के लिए, हर स्थिति के लिए, हर खराब हालत के लिए वो पिता को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है ये सब पिता के कारण ऐसा हुआ। स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ ना कुछ तनाव उसे बना रहेगा। धन की कमी उस पर सदा बनी रहेगी। गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी लाभ, जैसे सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके या ऐसी कोई भी पेमेंट जो सरकार की तरफ से मिलती है, लगभग नहीं मिलती। प्रेम नहीं होता किसी के प्रति, क्योंकि उसका खुद का कॉन्फिडेंस खराब होता है, दूसरों पर उसे शक या डाउट्स बने रहते हैं, इसलिए उसमें आसक्ति की भी कमी होती है, भय बढ़ जाता है। और प्रतिष्ठा, जब इतनी स्थितियां खराब होंगी तो क्या हुआ, मोटे तौर पर जब सूर्य नीच में गया तो आपकी
आत्मबल की कमी, पिता से सुख की कमी, प्रतिष्ठा की कमी, मान सम्मान की कमी, सरकारी नौकरी की कमी, आंखों से संबंधित तनाव और कुछ हद तक हड्डियों में भी कुछ शिकायत देखने में आती है, जैसे जॉइंट्स पेन वगैरह भी बढ़ जाते हैं, यानी शारीरिक शक्ति की कमी हो जाती है। तो ये हुई सूर्य की स्थिति। अगर वो आपकी कुंडली में वीक है तो क्या करना चाहिए? सूर्य के बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है, और अगर कुंडली में स्थिति ठीक है तो उसके लिए माणिक भी पहना जा सकता है। यानी सूर्य को छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए माणिक रत्न भी धारण किया जा सकता है। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, उसका नाम है चंद्र। तो चंद्र क्या संभालता है? मन को, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद, हमारी कल्पनाएं, मीठी कल्पनाएं, कवि की कल्पनाएं, हमारी माँ, बुद्धि और गंध को भी, यानी हमारे सूंघने की ताकत को भी संभालता है, दृष्टि को भी। सूर्य भी आंखों को देखता है, चंद्र भी आंखों को देखता है, हमारी संपत्ति, सुख, शांति, इतनी सारी चीजों का वो कंट्रोल है। तो सूर्य को पिता समझा जाता है, चंद्र को माँ और मातृभूमि दोनों। अब अगर चंद्र कमजोर हो जाए, नीच राशि, तो कब होता है नीच में? जब वो वृश्चिक राशि में होता है तो वो नीच राशि में चला जाता है। शुरुआती अंशों में होता है, पर वृश्चिक राशि में वो आया तो नीच राशि में गिना जाता है। तो सबसे पहले तो उसे मन की उद्विग्नता, मन में प्रसन्नता का अनुभव नहीं होना, दुखी सा रहना, चिड़ा सा रहना, नेगेटिव फील करना, किसी भी चीज़ के लिए मन नहीं करना, डरा सा रहना भी देखने में आता है। उसे डाउट्स रहते हैं कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मेरे को टारगेट किया जा रहा है। उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, सोचने समझने की ताकत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, चित्त कभी प्रसन्न नहीं था, आनंद का अनुभव नहीं करता, नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा हो जाती है। और आँखों की कमी, आत्मबल की कमी भी देखने में आती है। कभी कभी छाती से संबंधित समस्याएं भी देखने में आती हैं। कुछ केसों में बोलने की सामर्थ्य में भी कमी देखने में आती है। ज़रा जल्दी बोलते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, इसलिए वो बड़ी जल्दी बात करते हैं। तो नीच राशि में जाने पर क्या स्थितियां खराब हो जाती हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मन, हमारी माँ के साथ तालमेल, मातृभूमि में रहने का सुख, आनंद, आंखें, कमजोरी, टेंशन और खून से संबंधित भी तनाव, यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी अपने आप बढ़ जाती हैं। तो ये हुआ चंद्र के नीच राशि में होने का फल। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल को ग्रह संसद में एक तरह से सेनापति की उपाधि मिली है, यानी सामर्थ्यशाली, पराक्रम, युद्ध, लड़ना, फौजी। अब यानी कि बहुत अधिक बलवान, जिसमें जबरदस्त खून का दौरा घूमता है, तेज, गुस्सैल किस्म, गुस्सैल नहीं कहना चाहिए लेकिन क्रोध वाला आदमी होता है। तो उसमें मंगल से हम पराक्रम देखते हैं, भाइयों के साथ तालमेल और सुख, गुण, धैर्य भी देखा जाता है, जबरदस्त साहस, उत्साह, क्रोध। जमीन से संबंधित कोई सा भी काम मंगल से देखते हैं। किसी भी तरह का ब्याज, कमीशन, किसी भी तरह की दलाली जैसा काम भी मंगल से देखा जाता है। सारा शेयर बाजार, सट्टा मार्केट मंगल से देखा जाता है। और राज्य की शक्ति, गवर्नमेंट से संबंधित जो भी लाभ होते हैं, सारा टैक्सेशन भी इसी से देखा जाता है। अग्नि, आग को भी इसी से देखते हैं, यानी आपका जलना या नहीं जल जाना, ना अग्नि, हाथ जल गया, पाँव जल गया, ऐसा। और खून से संबंधित सारी समस्याएं और सारी चोट, एक्सीडेंट और शत्रुओं से मिलने वाले कष्ट, ये सारे के सारे मंगल ने देखने। अब बात क्या हुई कि अगर वो नीच राशि में गया तो मंगल नीच में कब जाएगा? जब वो कर्क राशि में होगा। अब कर्क राशि में जब मंगल जाएगा तो सबसे पहले पराक्रम गायब हो जाएगा। आप में लड़ने की सामर्थ्य नहीं होगी, हमेशा बीच का रास्ता ढूंढते रहोगे, प्रयास करोगे कि लड़ाई ना हो, या एडवांस में भयभीत, कहीं घूमने जाना है, पहले से पहले नेगेटिविटी हो गई, ये बात हो गई तो, ऐसा हो गया तो, लड़ाई हो गई तो, रात के सफर को नहीं जाना चाहिए, इतनी दूर कार लेके जाएंगे, चोट लग सकती है, टायर पंचर हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है। यानी आनंद लेने और थ्रिल फील करने के बजाय पहले से पहले नेगेटिविटी आ जाती है। भाइयों के साथ तालमेल नहीं होता, उनसे विचार नहीं मिल पाते, गुणों की कमी आती है, पढ़ सकने की सामर्थ्य, यानी जो तीक्ष्ण बुद्धि होने का योग है वो गायब हो जाता है। धैर्य नहीं होता, हर चीज अभी हो जाए
तुरंत मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो बहुत ज़्यादा बेचैन फील करते हैं, क्योंकि उनमें धैर्य की कमी हो जाती है। जमीन जायदाद से संबंधित प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, इनसे पैसे कमाने की उम्मीदें ना के बराबर रह जाती हैं। अपने बेटों से के साथ भी तालमेल की दिक्कत आती है। अब यहाँ अग्नि की बात को समझते हैं। हाथ जल गया, पैर जल गया, चोट लग गई, जलन महसूस होना, पैरों में, हथेलियों में, पंजों में जलन महसूस करना, ये भी देखने में आता है। आमतौर पर गवर्नमेंट से संबंधित कोई ना कोई छोटी मोटी खींचतान चलती रहती है। कभी टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता है, कभी लेबर के साथ तालमेल की दिक्कत आती है, कभी भाइयों के साथ दिक्कत आती है, और कोई ना कोई गुप्त शत्रु उनके पीछे हमेशा रहता है। यानी एक समस्या से फ्री होते हैं, दूसरी समस्या उन्हें आ जाती है। और खून से संबंधित बीमारियां, आप ब्लड प्रेशर भी कह सकते हो, चोट लगना भी कह सकते हो, और कुंडली में और भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं। तो एक्सीडेंट भी कई बार देखने में आ सकता है, टांके कई बार लग सकते हैं। तो मंगल अगर नीच में जाएगा तो किस हद तक कितना प्रभाव देखने में आता है, ये चर्चा हुई। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध क्या संभालता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो बुध वाक शक्ति को, बुध मतलब भाषा, वाणी, हमारी बोलचाल, तो वाक शक्ति, बोल सकने की सामर्थ्य, आप कितना स्पष्ट बोलते हैं, आप कितने अच्छे से अपनी बात समझा पा रहे हैं, कितने अच्छे से एक भीड़ में बैठते हैं तो लोग आपकी बात सुने, आप उन्हें कैसे बोल के आकर्षित करते हैं, इसे वाक शक्ति कहते हैं। तो मामा और मौसी को भी यहां से देखते हैं, बुद्धि को, बुद्ध बुद्धि का कंट्रोलर है। सही मौके पे सही बात करना, सही मौके पे सही तर्क देना, सही मौके पे सही चर्चा करना, विवेक का इस्तेमाल करना, यानी बुद्धि का इस्तेमाल होता है। संतान के सुख को भी गिनते हैं, संपत्ति को भी सुख को देखते हैं। विनय, बुद्ध विनय, शब्दों से ही तो आप अच्छे हैं बुरे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं प्रदर्शन होता है। तो विनय आपका सबसे बड़ा गुण है जिसे प्रदर्शित करता है। हंसना बोलना, अब हंसने बोलने में जिसे हाथ से विनोद कहते हैं, ये भी बुद्ध कंट्रोल करता है। जब आप बोलोगे, आपके बोलने से ही आपके शब्दों की कड़वाहट या मिठास, आपका मजाक या आपके टॉन्ट तय होते हैं। व्यापार का कंट्रोलर है, ज्योतिष का कंट्रोलर है, गणित का कंट्रोलर है, नृत्य का, शिल्प का भी कंट्रोलर है। यानी ऐसे लोगों को कुछ लिखना पढ़ने का भी शौक होता है, इस तरह से। अब हमारा विषय क्या है कि अगर बुध नीच राशि में होगा तो ये कब होगा नीच राशि में, जब ये मीन राशि में होगा, तो हमारी भाषा का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हो, अपनी ही बात नहीं समझा पा रहे, दूसरों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या समझाना चाहते हो। गणित वीक होता है, हिसाब लगाना नहीं आता। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें धोखा पाड़ा नहीं आता, अर्थ यहाँ ये होता है इसका कि भाई एक व्यापार है, इतना खरीदना, इतना बेचना, ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ हिडन खर्चे होंगे, वो ये हिसाब ही नहीं लगा पा रहे, इसमें हम ओंधी और लॉस हो जाएगा। उन्होंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया कि 10 लाख का काम करेंगे, 2 लाख रुपए तो पक्का बन जाएंगे। लेकिन जब वो एक्चुअली करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कुछ नहीं बचा, 2 लाख का लॉस हो गया, क्योंकि कुछ खर्चे जिन्हें हम कंटिजेंसी लॉसेस कहते हैं उनको कंट्रोल ही करना नहीं आया। तो ये व्यापार को संभालने की स्थितियां उनकी वीक हो जाती हैं, भाषा का प्रभाव कम हो जाता है, मामा से मौसी से विचार ज़्यादा नहीं मिलते। बुद्धि का बात यहाँ हुई, ये जो देखिए बुद्धि का अर्थ क्या है, आप कुछ खरीदने जाओगे तो आपको बुद्धि की जरूरत, कुछ बेचने जाओगे तब भी बुद्धि की जरूरत। तो यानी अच्छा व्यापारी, तो उनमें तर्क क्षमता बहुत जबरदस्त आ जाती है। अब देखिए बुध अपना काम तो करेगा, तर्क क्षमता, अब तर्क का मतलब क्या हुआ कि वो कुतर्क करेंगे या वितर्क करेंगे, या तो ऐसी बातचीत शुरू कर देंगे जिस टॉपिक का डायरेक्टली उस बातचीत से कोई लेना देना ही ना हो, ठीक है, या ऐसी बात करेंगे जो केवल और केवल बहस है, बस फिजूल की बहस, कोई तर्क नहीं, कोई बात नहीं। तो बुध के नीच होते ही बुद्धि, दूसरे को पर डोमिनेट करने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा बोलना, टॉपिक से हट के बात करना, और अपनी ही बात को सही साबित करने के लिए फिजूल की बहस या चिल्लाना आ जाता है। हाथ से विनोद गायब हो जाता है, हर वक्त चिड़े चिड़े से रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई गलती करे और उसके पीछे पड़ जाए। आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये क्यों कहा, इससे क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो, ये उनका व्यवहार हो जाता है। तो अब ना खुद प्रसन्न रहते हैं, ना भाषा से प्रसन्न कर रहे हैं, शब्दों से दूसरों को दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, गणित उनका गड़बड़ है, और सही मौके पे सही बात कहने का अंदाज उनका गड़बड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर बुध के नीच का होने में मैंने जितना डिटेल संभव था आपको चर्चा कर दी। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके दिल में है
तो ज़रूर पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।